हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस बात से तो अवगत हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने 2 दिन के विजिट पे फ्रांस गए थे। वहाँ उन्हें जो एआई एक्शन समिट है उसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ को चेयर करना था। लेकिन इस समिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो इंडिया और फ्रांस के बीच जो बायलैटरल डेवलपमेंट्स हुए, ऐसे भी अगर देखें कि इंडिया का जो जिस तरह से फ्रांस के साथ जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो डिफेंस में हो या न्यूक्लियर एनर्जी में हो, हेल्थ में हो, अदर एरियाज में, इवन स्पेस कॉपरेशन में हो, तो वो जिस तरह से डेवलप कर रहा है वो किसी भी दूसरे के साथ, मैंने अदर कंट्रीज के साथ उस तरह का रिलेशन नहीं है। और इसीलिए ये ये कहने में कोई बहुत हम कह लें कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नाउ फ्रांस हैज रिप्लेस्ड रसिया एज क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें कि ये जो बायलैटरल लेवल पे सबसे जो बड़ा, मैं 2-3 एरिया है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। द फर्स्ट है कि न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन। इस साल जो यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश किया गया उसमें निर्मला सीतारमन ने न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसे सुधार किया जाए, उसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा, और ताकि जो प्राइवेट सेक्टर अभी तक है कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है न्यूक्लियर पावर एनर्जी कॉरपोरेशन, उसकी मोनोपोली है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करने की, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया जाएगा। दे कैन ऑल्सो सेटअप एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इसका अगर हम देखें कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर जनरेशन पे काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी तरह उन्होंने अभी तक अगर आप देखें तो इंडिया में जो सिविल सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसके तहत होता है कि जो अगर कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर या उससे रिलेटेड कोई भी दुर्घटना होती है तो नॉट ओनली सप्लायर ऑपरेटर बट इवन सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इसके कारण एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल खड़ी हो गई थी, ताकि जिसके कारण होता है कि जैसे इंडिया और यूएस दोनों ही ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के ऊपर अपना एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। लेकिन अगर देखें कि मनमोहन सिंह के टाइम में ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन अभी तक यूएस के साइड से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ इंडिया में, और न कोई खास इनिशिएटिव लिए गए, क्योंकि वो नहीं चाहता, जो मेजर अमेरिकन कंपनी है वो नहीं चाहती कि भाई हम अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए अगर इंडिया में तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तो अब इसके तहत अब गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया कि नाउ द सप्लायर्स वोंट बी रिस्पॉन्सिबल, उनकी जो लायबिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन में जो फॉरेन पावर्स के साथ उसके संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो रसिया इज द मेन न्यूक्लियर पावर, कह लें कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में रसिया ही मेन है। उसके बाद फ्रांस, उन्होंने भी जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में, जिसमें कि 1650 मेगावाट के 6 यूनिट एस्टेब्लिश करना है, और उस पर काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अब जो चूँकि ये जो कह लें कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो सेटअप किया जाता था वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इसीलिए अब एक न्यू टेक्नोलॉजी और कह लें कि न्यू ट्रेंड जो डेवलप हो रहा है, एंड विच इज़ कॉल्ड द फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, दैट इज SMR और AMR। SMR मीन्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और AMR इट इज़ एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर। ये जो SMR है
या AMR कर लें, मॉड्यूलर रिएक्टर, ये बड़ा ही कम्पैक्ट न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स होते हैं। इसमें होता है कि जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी वो छोटी सी होती है, माने इसके ये इट इज़ नॉट एज लार्ज एज द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो छोटे छोटे जो रिएक्टर, और वो खास करके इवन जिस तरह से जो अभी इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो दे कैन बी generated or manufactured in factories and after that they can be installed anywhere। तो लेकिन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है। तो इससे रिलेटेड इंडिया और फ्रांस दोनों के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दोनों ही कंट्री ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया कि भाई दे विल पुल देयर रिसोर्सेज टू वर्क ऑन AMR एज वेल एज SMR। और इसका जैसे ही ये दोनों कंट्री जो इस फील्ड में कह लें कि आगे बढ़ती है, तो इसका जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर और न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी आप देखें कि न्यूक्लियर एनर्जी का और इवन सिंपल एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इवन खास करके AI के आने के बाद जो न्यूक्लियर उसके जो डेटा सेंटर्स हैं उसमें एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए भी एक एनर्जी सिक्योरिटी एक न्यू चैलेंज उभर के आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, तो उसमें अभी तक तो होता है कि मेन फोकस था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या जियोथर्मल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इन चीज़ों पर था। लेकिन इस सब के माध्यम से जो या कह लें कि टोटल एनर्जी जो लैंडस्केप है उसमें इन सबों का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत कम है। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज ऑल्सो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर ये मॉड्यूलर रिएक्टर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये अगर डेवलप हो जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो कॉस्ट है वो दैट विल गो ड्रास्टिकली डाउन। और इससे होगा कि भाई लार्ज स्केल पर हम आगे बढ़ सकते हैं रिएक्टर के थ्रू पर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें एग्रीमेंट में दोनों ही कंट्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनर्जी मिक्स with a view to ensure energy security as well as the meeting the requirement to move towards low carbon economy। तो इसलिए ये दोनों ही कंट्री अब इस फील्ड में अपना जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। दूसरा जो मेजर हम कह लें कि डेवलपमेंट हुआ है कि भाई दोनों ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है ताकि ये जो न्यूक्लियर प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। और तीसरा है कि अभी एक कह लें कि ज्वाइंट टास्क फोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन पर, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग वहीं अभी प्राइम मिनिस्टर के दौरे के टाइम में वहाँ हुई है। तो इस तरह से हम देखें कि एक तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर और में जो बायलैटरल कॉपरेशन है दोनों इंडिया और फ्रांस का, दिस विल ओपन ए न्यू विस्टास फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। एक दूसरा एरिया जहाँ दोनों ही कंट्री कह लें कि काफ़ी अपने दोनों ही कंट्री अपने रिसोर्सेज को पुल करेगी, वो है AI। उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया इस बात को, और इस बात को कि ये जो टेक्नोलॉजी है AI टेक्नोलॉजी है जो डेवलप कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ फ्यू कंट्रीज, और इवन इट शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द प्राइवेट इन द बिजनेस फर्म्स, प्राइवेट और ये बिग टेक कंपनीज तक ही नहीं रहनी चाहिए। इट शुड बी easily available to other countries. Whoever wants to use it, they can use it. So they should have. That's why he says ये दोनों ही कंट्री का है कि भाई फ्री एंड ओपन, और इवन कहते हैं हाँ फ्री ओपन रिसोर्सेज होने चाहिए AI रिसोर्सेज, ताकि कोई भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करे। इट इज़ मोर और लेस लाइक UPI सिस्टम इन इंडिया।
क्योंकि इंडिया अभी भी यूपीआई को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती। इंडिया इज रेडी टू शेयर इट विथ अदर कंट्रीज। और इवन इस प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट के दौरान भी ये बात हुई है कि फ्रांस विल यूज इट ऑन इट्स सॉइल। तो एआई एक बहुत बड़ा कह लें कि न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन आ रहा है। और दोनों ही कंट्री ये जो इसके जो मॉडल्स हैं जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट एआई टूल्स को डेवलप करने के लिए, यदि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो उस पर भी ये दोनों ही कंट्री अपना रिसर्च को काफ़ी आगे बढ़ाएगा ताकि जो रीयूजेबल मॉडल डेवलप हो सके और ताकि कोई भी कंट्री अगर इसको चाहे तो इसको यूज कर सके और उसके ऊपर वो अपना कहने की बिल्ड करे अपने नए मॉडल को। तो ये सब है कि अभी तक जो एकदम माना जा रहा था कि इट इज़ द रिजर्व ऑफ अ फ्यू बिग आईटी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये अब है कि इंडिया चाह रही है कि नहीं, ये इसका जो टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हो, इट शुड बी इजीली अवेलेबल टू अदर कंट्रीज, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी डिवाइड या एआई डिवाइड नहीं हो सके। अभी भी अगर देखें तो ओनली ए फ्यू कंट्रीज आर फार अहेड इन डिजिटल, यूजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द। और तो लेकिन इंडिया चाह रहा है कि नहीं, जिस तरह से अभी डिजिटल डिवाइड है, ऐसा नहीं हो कि कल एआई डिवाइड हो जाए और एआई का मिसयूज होने लगे। इट शुड बी, इट शुड नॉट बी kept away from the poor developing countries। दूसरी बात है कि एआई का जो यूज है इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये अगर आप किसी भी फील्ड में ले लो, अभी कोई भी एरिया जहाँ एआई की यूज पोटेंशियल है, लेकिन इसके मिसयूज की भी संभावना है। जैसे अब आप देखिए सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम में किस तरह एआई यूज करके लोग एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है। तो इसीलिए दोनों ही कंट्री इस बात पे सहमत है कि नहीं, एक न्यू गवर्नेंस मॉडल डेवलप हो ताकि सेफ, सिक्योर और इसका एथिकल या ट्रस्टवर्दी यूज हो सके। और अभी एआई एक्शन समिट में भी इस पर काफ़ी प्राइम मिनिस्टर का फोकस था कि इसका जो एथिकल यूज हो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ मिसयूज हो सके या गलत इस्तेमाल इसका हो सके। ताकि क्योंकि अभी अगर देखें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इवन साइबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ आजकल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी करते हैं, जैसे मोबाइल ही है, तो मोबाइल का यूज़ कहने की आजकल तो रिवोल्यूशनरी यूज है डिफरेंट एरियाज में। इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डिजिटल यूज पर, उसमें मोबाइल का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खासकर स्मार्टफोन का। लेकिन अगर आप इसको देखें तो टेरर ग्रुप्स उसको वो भी इसको यूज कर रहे हैं, वो भी और उसी तरह अगर आप ले लें सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का एक अलग, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो वो तो काफ़ी है, लेकिन सोशल मीडिया इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स टू रिक्रूट देयर कैडर्स। तो इस तरह से एआई के भी यूज पे एक खतरा है और उस खतरे को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल एज फ्रेंच प्रेसिडेंट दोनों ही का जोर था कि नहीं, इसको इसके लिए एक एथिकल स्टैंडर्ड और एक कह लें कि ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप हो ताकि वो इसकी मिसयूज की जो पॉसिबिलिटी है उसको ख़त्म कर सके। तो ये तो अलग ही हुआ। और इन चीज़ों को लागू करने के लिए दोनों ही कंट्री ने जो कह लें कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पार्टनरशिप की भी किया, उस पर एग्रीमेंट उन्होंने किया ताकि जो बहुत सारे जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है उसको डेवलप हो या लैंग्वेज मॉडल है उसको डेवलप करने पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ। सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया जाए। तो इस तरह से एआई में बहुत सारे हुए। और इससे भी अधिक जो इम्पोर्टेंट है एआई के फील्ड में, जैसे फ्रांस में जो वर्ल्ड का जो कह लें कि
लार्जेस्ट स्टार्टअप कैंपस है वो फ्रांस में है, और दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ। तो अब दोनों ही कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया कि भाई 10 इंडियन स्टार्टअप, खास करके एआई स्टार्टअप को भी वहाँ जगह दिया जाएगा। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसी से लिंक्ड अगर हम देखें कि 2026 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। तो इस तरह से अगर हम देखें कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन में एआई कॉपरेशन, और इवन इसके बाद जो डिफेंस में भी इंडिया फ्रांस का काफ़ी क्लोज कॉपरेशन है। ये फ्रांस, इट इज़ नॉट ओनली, माने इट हैज़ सीज टू बी जस्ट सिंपल supplier of defense equipment. In fact, it is actively supporting India's indigenous effort in the defense sector. जैसे आप सैफरन ग्रुप वहाँ के, जो इंडिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक जो चल रहा है एविएशन सेक्टर में, वो इंजन को लेकर के है। तो नाउ फ्रेंच कंपनी जो सैफरन है, दैट इज़ रेडी टू ट्रांसफर इस टेक्नोलॉजी फॉर जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स और इवन हेलीकॉप्टर इंजन्स। जिस तरह से इंडिया और यूएस के बीच एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जी जो अमेरिकन कंपनी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के जो इंजन डेवलप करेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें कि इंडिया और फ्रांस के बीच बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए। दोनों ही कंट्री एक इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल स्टडीज भी सेटअप करेगा। तो इस तरह से हम देखें कि अब जो इंडिया और फ्रांस का जो कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ा रहा है, वो है टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये इसमें जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए जो फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को हाईलाइट किया कि इंडिया फ्रांस टाइज दे आर रीचिंग न्यू हाइट्स। और अगर हम देखें कि इस समय जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है और जिस तरह से दोनों ही कंट्रीज आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल कर करके डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो एआई का हो या न्यूक्लियर एनर्जी का हो या कहें डिफेंस, जिस तरह से अपने एफर्ट को माने जॉइंटली वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो उस हिसाब से हम अगर देखें कि वास्तव में देयर हैज़ बीन ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप। और ऐसे भी अगर देखें कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है अभी वो काफ़ी क्लोज है। और हाल के दिनों में तो हम कह लें कि इसमें काफ़ी क्वालिटेटिव चेंज आया है। अगर आप देखें कि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इंडिया और फ्रांस दोनों ही का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत सिमिलर है। इंडिया भी चाहता है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, वहाँ कोई एक ऐसा पावर नहीं हो, माने यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं हो कि एक ही पावर जो सबको डोमिनेट कर रहा हो, या दो बाइपोलर हो जाए, जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम में रसिया और यूएस दो पोल थे और वो सारे अदर जो कंट्रीज है दे वर फोर्स टू ज्वाइन वन और अदर ग्रुप। तो उस समय भी इंडिया ने अपना नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाया। तो जिस तरह इसीलिए इंडिया अभी भी चाह रहा है कि नहीं, देयर शुड बी मल्टीपल पोल्स एट द ग्लोबल लेवल। और फ्रांस भी इस पॉलिसी को अपना रहा है। फ्रांस भी नहीं चाहता कि, क्योंकि जैसे ही अगर यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाए या बाइपोलर हो जाए तो दीज मिडिल कंट्रीज, मिडिल पावर्स, दे वोंट हैव मच रोल टू प्ले। तो इसलिए अगर मल्टीपल वर्ल्ड होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो दे हैव टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल एट डिफरेंट स्टेजेस। तो इसीलिए इंडिया का और फ्रांस के जो वर्ल्ड व्यू है दोनों में ही काफ़ी सिमिलरिटी है। दोनों ही चाहता है कि भाई कह लें कि स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी हो, दे शुड हैव फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग इन द फॉरेन पॉलिसी। और ये एक मेजर इनफैक्ट कह लें कि इंडिया यूएस टाइज में, खास करके जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय एक बहुत बड़ा इरिटेंट ये बन के उभर के आ गया था। और उस समय भी अगर देखें तो अगर फ्रेंच यूक्रेन के टाइम में ही अगर फ्रेंच का देखें रोल,
तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ही वॉज वेरी मच प्रोएक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वार, और इसीलिए वो मॉस्को भी विजिट किए और पुतिन से कितनी बार उसने डायरेक्ट बातचीत भी की ताकि समहाउ द वॉर कुड बी अवर्टेड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस लेकिन अगर आप देखें कि ये फ्रांस यह है तो वेस्टर्न वर्ल्ड का ही पार्ट, और इवन इनफैक्ट it is a member of NATO or even member of US-led alliance, but it doesn't follow US blindly, जैसे कि ब्रिटेन का होता है या जर्मनी या अदर कंट्रीज होते हैं, वो US के मॉडल्स डिक्टेट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द केस विद फ्रांस। फ्रांस वो हमेशा फॉलो तो करता है यूएस के ही कैंप में, लेकिन वो हमेशा अपना रास्ता अलग बनाता है। और इसीलिए अगर आप देखें कि इंडिया के केस में भी जब इंडिया 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया, जैसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तो उस समय भी उसने फ्रांस ने क्रिटिसाइज नहीं किया। और वो 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया पोखरान 2, तो उस समय भी एक फ्रेंच डेलीगेशन इंडिया आने वाली थी, तो फ्रांस ने उस डेलीगेशन के विजिट को भी कैंसिल नहीं किया, और न केवल और ना ही जो अदर कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है या यूएस है या कनाडा है, इन कंट्रीज की तरह कोई सैंक्शन भी इम्पोज नहीं किया। तो फ्रांस का जो स्टैंड है वो यूएस के साथ रहते हुए भी उससे एकदम डिफरेंट है, और यही कह लें कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इंडिया और फ्रांस दे आर कमिंग क्लोजर, क्योंकि दोनों का जो वर्ल्ड व्यू है और दोनों का जो अप्रोच है वो काफ़ी सिमिलर है। उस तरह अब देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोल्ड वॉर के टाइम में आप देखें तो यूएसएसआर इट वाज द मेन सेवियर फॉर इंडिया, और खास करके जब कश्मीर का मामला आता था। लेकिन अब हाल के दिनों में अगर देखें, चाहे वो टेरर इशू हो या कश्मीर हो, तो इस पे फ्रांस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ इंडिया। इवन जब भी अगर कश्मीर का है या कह लें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 1267 सैंक्शन कमेटी है, उसके तहत जो फॉरेन टेररिस्ट के डेजिग्नेशन की बात आती है, तो उसमें भी फ्रांस इज ऑलवेज स्टैंडिंग विथ इंडिया। जबकि रसिया इट इज़ वेवरिंग, माने इट इज़ नॉट सपोर्टिंग इंडिया एज स्ट्रांगली एज इट यूज्ड टू बी ड्यू टू चाइनीज इन्फ्लुएंस, इसलिए कि अब तो दे हैव कम क्लोजर। और इनफैक्ट अगर कहें कि रसिया इज नाउ प्लेइंग सेकंड फिडल टू चाइना, तो और इनफैक्ट इसी को ख़त्म करने के लिए और इसी चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंडिया इज ऑलवेज बैलेंसिंग इंडिया यूएस टाइज एंड इंडिया रसिया टाइज, ताकि ऐसा ना हो कि भाई वेस्टर्न प्रेशर के कारण रसिया चाइना के साथ कंप्लीटली अलाइन कर जाए। तो इस खतरे को हमेशा इंडिया महसूस करती होती है। तो इस तरह से अगर देखें कि इंडिया रसिया ये रिलेशन एक टाइम में सबसे ट्रस्टवर्दी माना जाता था, और मोर लेस इन द सेम वे नाउ इंडिया फ्रांस रिलेशन इज स्केलिंग हायर एंड हायर। उसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ है, और इनफैक्ट दिस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो हम कहें कि इट इज़ ट्रू दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ कंक्लूडेड इज वेरी सक्सेसफुल विजिट टू फ्रांस, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस का जो एक ऑपरेशन इट विल स्केल न्यूअर हाइट्स। धन्यवाद।